नमस्कार, मैं सोहनलाल। आज हम आधुनिक चित्रकला के इतिहास में रोमांसवाद में ऑजेन देलाकारा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने नवशास्त्रीयवाद में दाविद का अध्ययन किया और रोमांसवाद में भी तेओदोर जेरिको का अध्ययन किया। कई बार एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनमें पूछा जाता है कि रोमांसवादी चित्रकार जेरिको और देलाकारा का कला के क्षेत्र में क्या योगदान था, या फिर इनके चित्रों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे होरेसिया का प्रण के बारे में बताइए, नवशास्त्रीयवाद का है। उसके बाद में कई बार पूछ लेता है मेदुसा का बेड़ा के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके जवाब में जो बच्चों को जो लिखना है आपको, उसमें हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि ऑजेन देलाकारा का जन्म 26 अप्रैल सन 1798 को हुआ और इनकी मृत्यु 13 अगस्त सन 1863 को हुई। जो चित्र देख रहे हैं वो देलाकारा का है। और जेरिको ने रोमांसवाद को आरंभ किया। इससे पूर्व चित्रकार का जिन्होंने अपन ने अध्ययन किया, उन्होंने यानी कि रोमांसवाद का आरंभ किया, परंतु उसमें चेतना डालकर सामर्थ्यशाली बनाने का जो श्रेय है वो ऑजेन देलाकारा का है। अतः रोमांसवादी चित्रकारों में देलाकारा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विद्यार्थी अवस्था से ही देलाकारा जेरिको को अपना प्रेरणा स्थान मानते थे। इन दोनों में खैर ज़्यादा उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। जेरिको देलाकारा से केवल 8 साल बड़े थे और यानी समकालीन से ही थे, ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, 8 साल ही बड़े थे। देलाकारा प्रयोगशील स्वभाव के थे। वे निष्कर्षों द्वारा सैद्धांतिक खोज में मग्न रहते थे। उन्होंने अपने कला संबंधी निष्कर्षों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया, जिसका भावी यानी विशेष जो प्रभाव जो आगे आकर के जो प्रभाववादी जो चित्रकार हैं उनके ऊपर पड़ता है। उनकी कला में भावना विलास को अतिरिक्त बौद्धिक सामर्थ्य भी है। देलाकारा की कला में वह उन्मुखता नहीं है जो रोमांसवाद में अपेक्षित है। देलाकारा स्वयं को शास्त्र शुद्ध कला का सच्चा अनुयायी मानते थे, किंतु वे उन चित्रकारों से घृणा करते थे जो उनकी दृष्टि से पुरानी कला का अंधानुकरण करते थे। यानी वो उन सब से ही घृणा करते थे जो यानी कि ये कहें कि आधुनिक चित्रकला के प्रारंभ से पहले जो चित्रकारी या पेंटिंग्स बनाने का जो काम चलता था, भाई उसकी कॉपी करना या उसकी ये कहें कि अनुकृति करना या अपनी जो परंपरा जो चली आ रही है उससे हट करके कोई काम नहीं करते थे। उन सब से वो घृणा करते थे। शास्त्रनिष्ठ चित्रकार होते हुए उनकी कलाकृतियों में ऐसा अनोखा जोश है कि उनको रोमांसवादी कलाकारों में समाविष्ट किया गया है। वह कला के इतिहास में देलाकारा को रोमांसवाद के प्रेरणाता का स्थान दिया गया है। देलाकारा की कला एक अन्य रोमांसवादी चित्रकारों की आदर्शवत थी। देलाकारा की कला से यही सिद्ध होता है कि सच्चे कलाकार की कला का वर्गीकरण के परे होती है। रोमांसवादी कला के प्रेरणाता माने गए देलाकारा के चित्रों में शेरों, घोड़ों, अरबों आदि विषयों पर केवल भावपूर्ण सृजन ही नहीं बल्कि साहसी मानवों के जीवन का गहरा निरीक्षण और कला के मूल तत्वों की खोज भी है। इनके जो चित्र इन्होंने बनाए हैं तो उनके अंतर्गत ये चीज़ें मिलती हैं हमारे को। नवशास्त्रीयवादी चित्रकार दाविद की कला के समान देलाकारा की कला गहरे अध्ययन का परिपाक है, केवल उन्मुक्त अंकन नहीं है। उनके इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से लगाए गए रंगों में व तुलिका संचालन में सहेतुकता है। विरोधयुक्त चमकीली रंग संगति के पीछे पूर्व नियोजन है। देलाकारा की कला में प्रतीत ये विरोधाभास कला के इतिहास में प्रत्येक महान कलाकार की कला में अनुभव किया जाता है। अतः कला का वर्गीकरण केवल अध्ययन को सरल बनाने के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनका न कोई महत्व और न कोई सत्यार्थ है। कला का सृजन इतना जटिल है कि विश्लेषण से उसको ज्ञान सुलभ बनाना असंभव है।
इसका साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा ही हो सकता है। देलाकारा को प्रारंभिक यश उनके चित्र, जो उनका जो चित्र बना हुआ है प्रारंभिक, यमलोक में दांते व वर्जिल, ये जो चित्र बना, इस चित्र में उनकी आयु लगभग 25 साल थी, तब उन्होंने ये चित्र बनाया। यमलोक में दांते व वर्जिल, ये चित्र उन्होंने बनाया। जेरिको की भांति देलाकारा प्रारंभ में रूबेंस व माइकल एंजेलो से प्रभावित थे, जिसका प्रमाण उनके इस चित्र में देखने को मिलता है। इस चित्र के अंतर्गत यानी कि रूबेंस और माइकल एंजेलो का काफी प्रभाव यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यह चित्र 1822 में फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में रखा गया। देलाकारा के गुरु ग्वेर को यह चित्र बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी ये चित्र उनके गुरु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने देलाकारा को ये चित्र प्रदर्शनी में न रखने की सलाह दी। भाई आप इस चित्र को प्रदर्शनी में नहीं रखोगे। परंतु उस साल की राष्ट्रीय प्रदर्शनी की कार्यकारिणी के एक सदस्य ग्रो उस चित्र से इतने मोहित हुए कि उन्होंने कहा कि रूबेंस ने फिर जन्म लिया है और चित्र को अपने खर्चे से मंडवाया। यानी कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखने के लिए उनके पास में उसको मंडवा करके रखने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने खर्चे से मंडवाया उसको और उस प्रदर्शनी में रखवा। इस चित्र की दर्शकों व आलोचकों ने निंदा की, परंतु दर्शकों और आलोचकों की निंदा करने के पश्चात भी फ्रेंच सरकार ने इस चित्र को खरीदा। अब दर्शक जब इस चित्र को नापसंद करते हैं या निंदा करते हैं और उसके बाद में सरकार उसको खरीदते है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई घटना या कोई जुड़ाव हो सकता है। तो इससे पूरी घटना के पीछे एक रहस्य था। माना जाता है कि देलाकारा फ्रांस के विदेश मंत्री तालेरा की अनैतिक संबंध से पैदा हुई थी। वह इसी कारण उसको प्रोत्साहित करने हेतु चित्र को खरीदा गया। तालेरा ने इस बात को चतुराई से यानी कि छिपाए रखा और गुप्त रूप से देलाकारा को सरकारी सहायता दिलाते रहे। विरोध के बावजूद, यानी कि काफी विरोध था, उसके बावजूद देलाकारा के चित्र राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्वीकृत होते गए। फ्रेंच सरकार उनको खरीदती रही। उनको सरकारी भवनों में भित्ति चित्र बनाने का कार्य मिलता रहा। 2 साल बाद देलाकारा ने अपना विख्यात चित्र कियोस में मानव सहार यानी ये चित्र 1824 में बना और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया। इस चित्र की पहले से ही अधिक निंदा हुई। चित्रकार गिरोह जो देलाकारा के गुरु थे, देलाकारा के जो चित्र जो यमलोक में दांते व वर्जिल जो पूर्व जो चित्र बनाया उससे काफी प्रभावित थे। उनको भी ये चित्र पसंद नहीं आया। कौन सा चित्र? ये कियोस में मानव संहार जो चित्र जो हम देख रहे हैं वो उनको भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका नामकरण क्या कहा? चित्रकला का संहार, यानी कि नया एक नाम दिया। उन्होंने नाम रखा था इस चित्र का कियोस में मानव संहार और उन्होंने रहा चित्रकला का संहार। सर्वसाधारण दर्शकों व आलोचकों ने इस चित्र की काफी निंदा की। चित्र के विषय को समकालीन इतिहास से चुना था, जबकि प्रचलित विचारधारा के अनुसार कला का विषय पौराणिक या आदर्शवादी हो सकता था। यानी कि इस चित्र में कमी यही थी कि वो समकालीन विषय चुना गया था। गुरु व अन्य आलोचकों के विरोध के कारण अलग अलग थे। उनके विचारों के अनुसार इस चित्र में देलाकारा के किए गए रंगों का प्रयोग नियमहीन, रंगांकन पद्धति बेढंगी थी, यानी अच्छी नहीं लग रही थी उनको। वास्तव में इस चित्र को प्रदर्शनी में रखने के लिए बेचते समय देलाकारा ने उसको अपनी अभ्यस्त पद्धति से ही बनाया था, किंतु बीच में उन्होंने प्रदर्शनी के लिए आए हुए इंग्लिश चित्रकार कांस्टेबल के चित्र चारे की गाड़ी को देखा
और उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने चित्र कियोस्क में मानव संहार के रंगांकन में प्रदर्शनी के उद्घाटन से पहले परिवर्तन किया, जो वे प्रदर्शनी के नियमानुसार कर सकते थे। कांस्टेबल के ने अपने चित्र में विभिन्न रंगों को मिश्रित करके लगाने के बजाय उनका पृथक अंकन किया था, जबकि प्रचलित पद्धति के अनुसार भिन्न रंगों के क्षेत्रों को मुलायम कूंची से एक दूसरे में क्रम से मिश्रित किया जाता था। देलाकारा ने देखा कि कांस्टेबल ने अपनाए हुए ढंग से रंगों की स्वाभाविक चमक की रक्षा होती है एवं चित्रकार के तुलिका संचालन की विशेषताओं को देखकर दर्शक उससे के कलात्मक व्यक्तित्व से परिचित हो जाता है। विषय के चित्रण के साथ कलाकृति में कलाकार के व्यक्तित्व का दर्शन भी होना चाहिए आवश्यक है। मुक्त अंकन पद्धति द्वारा किए गए कलाकार के व्यक्तित्व के दर्शन से दर्शक को सर्जन का आनंद भी बहुत सीमा तक प्राप्त हो सकता है। देलाकारा मानते थे कि कलाकृति चित्रकार की अनुभूति व दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी होनी चाहिए। कांस्टेबल से प्रेरणा पाकर देलाकारा ने चित्रों रंगों के क्षेत्र में प्रयोग प्रारंभ किए। उस दिशा में वे आजीवन कार्य करते रहे, जिससे आधुनिक कला को बहुत लाभ हुआ। दाविद ने रंगांकन पद्धति पर जो बंधन लगाए थे, उनसे देलाकारा ने चित्रकारों को मुक्त किया, साथ में अपने नए विचार प्रदान किए। दाविद की निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार प्रथम वस्तु के आकार को मूर्ति के समान स्पष्ट रेखांकित किया जाता था। उसके पश्चात उस पर एक सा जैसे छायाचित्र को अलग अलग रंगतें के समय यानी किया जाता है, चिकना रंग फैलाया जाता था। प्रत्येक वस्तु का रंग वस्तु की बाह्य रेखा के अंदर ही अंदर ठीक लगाया जाता था। उसके विपरीत देलाकारा के रंगांकन में स्फुटता थी। वस्तु के निजी रंगों के साथ अन्य रंगों को समाविष्ट करके उसमें चमक डाली जाती थी। वस्तु के छाया वाले हिस्सों में हरा, जामुनी, नीला आदि रंग चमकीले व बाह्य रेखा के बाहर फैले हुए रंगों से वस्तु अधिक प्रकाशमान दिखाई देती थी। देलाकारा ने आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस महत्वपूर्ण विचार को स्पष्ट किया। चित्रकला की आत्मा रंग है, अतः रंगों के गुणधर्मों का सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके रंगांकन द्वारा ही वस्तु को ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए। रंगीन चित्र रंगों से साकार होता है, बाह्य रेखा से नहीं। बाद में प्रभाववादी चित्रकारों ने बाह्य रेखा को चित्रकला से हटा दिया। सेजान ने जो कहा था कि मेरे लिए आकार व रंग अभिन्न है, उसका प्रारंभिक रूप देलाकारा ने इन रंगों संबंधी विचारों से प्रतीत होता है। आधुनिक चित्रकला में विशुद्ध रंगों एवं विशुद्ध स्वाभाविक रंगांकन द्वारा जो प्रयोग हुए, उनका देलाकारा की कला में देखा जाता है। उनको देलाकारा की कला की एक और विशेषता थी, उसके पौर्वात्य विषय जिसका दूसरे रोमांसवादी चित्रकारों ने अनुसरण किया। पौर्वात्य विषय एवं कला की प्रति आधुनिक कलाकारों की अभिरुचि देलाकारा की कला में बढ़ती गई। देलाकारा बाह्य रेखा पर बल देकर आकार को स्पष्ट या आदर्श रूप देने के विरोधी थे। पौर्वात्य विषय का उनका चित्र सरडानापालुस की मृत्यु जो 1844 में बनाया, ये चित्र उन्होंने 1827 में पहली बार बनाया था और उसके बाद में वो उससे संतुष्ट नहीं थे और 17 साल बाद दोबारा से उन्होंने इसको एक छोटे आकार में बनाया था। दोनों चित्रों के बीच काल में देलाकारा ने अपने चित्रकला संबंधी सिद्धांतों को विकसित करके सुनिश्चित रूप दिया। देलाकारा के सामने ये समस्या थी कि जो हर एक प्रतिभावान कलाकार के सामने होती है, भावनाओं को सुदृढ़ एवं सामर्थ्यवान बनाकर साकार करना, यानी भावनाओं को स्थिर आकार और सुयोग्य समन्वय स्थापित करना,
अतः वे जिस प्रकार नियमों को कठोरता से पालन करके चित्रण की निंदा करते थे, उसी प्रकार से केवल भावनाओं के साथ यानी कि सृजन कार्य करने के समर्थक विरोधी थे। कहते थे कि चित्रांकन गतिपूर्ण एवं होना चाहिए, जिसमें भावनाओं के चित्र सचेत हो जाएं, किंतु उनसे पीछे जब तक निश्चित दृष्टिकोण व अभ्यास की सामर्थ्य नहीं है, तब तक उसका प्रभावी व स्थायी रूप असंभव है। अपने रंग संबंधी सिद्धांतों के विकास के लिए उन्होंने रंग बिरंगे चित्र बनाए। अनेक विचारों को उन्होंने मारक्को के व्रत चित्र शीर्षक से ग्रंथबद्ध भी किया। इस ग्रंथ में बीच बीच में रेखाओं व जल रंगों से बनाए गए अभ्यास चित्र हैं। रोमांसवादी चित्रकारों में देलारोस, देका, रेनियो ने भी काफी ख्याति प्राप्त की है, किंतु उनकी विशेष प्रतिभा नहीं रही जितने की देलाकारा की। देलाकारा ने 1845 में एक द सुल्तान ऑफ द मारक्को नाम का जो चित्र जो बनाया है, वो भी हमारे को देखने को मिलता है। और ये जो देलाकारा के जो चित्र हम देख रहे हैं, जैसे घोड़े के साथ में व्यक्ति, और इसके अंतर्गत जो रंगों का प्रयोग किया गया है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये देलाकारा के जो चित्र हैं, वो बहुत सारे चित्र बनाए देलाकारा ने, परंतु उसमें से कुछ विशेष जो चित्र हैं जिनको हम देख रहे हैं, इनकी रंग पद्धति, छाया प्रकाश और कलर स्कीम किस प्रकार की है, वो इनके चित्रों को देखने को मिलती है। देलाकारा के जो चित्र हैं आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत जो महत्व रखते हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत हम देख पा रहे हैं। और इसी के साथ हम आगे के वीडियो में आधुनिक चित्रकला के आगे चित्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।